को तैयार हैं आप इन दोनों नेताओं को? पहली बात ऐसी है कि बिहार के चुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी से कौन जाएगा, इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी का बिहार का यूनिट करेगा। हमारा निर्णय कोई दूसरे लोग या दूसरी पार्टियां नहीं करेंगे। यानी ये लोग जाएंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी में 100-150 नेता है, वहाँ किसकी उपयोगिता है, किसको बुलाना, ये तय करेंगे। जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। आज तक जितने राज्यों में चुनाव हुए सभी राज्यों में कोई मोदी प्रचार के लिए गया ऐसा नहीं हुआ है, न वरुण गांधी गए ऐसा नहीं हुआ, न हर राज्य में अरुण जेटली गए ऐसा नहीं हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में मैं मोदी जी के साथ काफी घूमा हेलीकॉप्टर में, और मुझे जहां तक याद पड़ता है वो तकरीबन हर बड़े राज्य में गए। 26/11 हुआ तो नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र तक गए। महाराष्ट्र के तो प्रभारी थे वो, और महाराष्ट्र का मैं अध्यक्ष था। तब आपको याद होगा उनकी सब जगह हमने जाहिर सभाएं की, और उनके साथ अनेक सभाओं में भी। और आपने उनको उत्तरांचल तक में भेजा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उनके सामने प्रायोरिटी गुजरात की थी, क्योंकि गुजरात के वो मुख्य प्रचारक थे। फिर उससे समय मिलने के बाद वो महाराष्ट्र में आए। 4 दिन उन्होंने महाराष्ट्र में दिए थे। मेरे जानकारी से वो आसाम नहीं गए, वो बंगाल नहीं गए, तमिलनाडु नहीं गए, आंध्र प्रदेश नहीं गए, केरल नहीं गए। मुझे लगा जैसा नीतीश कुमार और आपके बीच में जो बीच में सारा कुछ हुआ, उसको लेकर इट शुड बी ए मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो फॉर यू कि एक मुख्यमंत्री ने आपके दूसरे नेता को वहां जाने से रोका, और फिर पार्टी को, मुझे लगा आप बोलेंगे कि नहीं हम भेजेंगे नरेंद्र मोदी को। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और पटना में मैंने कहा है कि बीजेपी का कौन सा नेता प्रचार करेगा इसका निर्णय बीजेपी करेगी, और ये मैंने बहुत बार कह चुका है। देखिए, हमारी पार्टी तय करेगी कौन प्रचार के लिए जाएगा। अब जहां तक बिहार के विषय, वो सब चर्चा समाप्त हुई है। जेडीयू और भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर एक अच्छा वातावरण बना है, और मैं आपको बताता हूं, इस बार बिहार में जितनी हमारी सीटें थी उससे 25 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में हम शानदार जीतेंगे। ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। बिहार में राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? मैं तो सुना तो फॉरेन में है, आए क्या हूँ फॉरेन से वो आजकल फॉरेन में है ज्यादा। स्टेटमेंट में काफी शरारत है। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट के पहले 1-2 सप्ताह नहीं थे, आए कि नहीं मुझे पता नहीं। देखिए, वो जहां अगर आ भी जाएंगे तो आपको लगता है कुछ? देखो, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, और उनका अधिकार है और उनकी जिम्मेदारी है, वो जिस राज्य में जितना इंटरेस्ट लेना है वो ले, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है। और उनके इंटरेस्ट लेने के बाद भी हम बिहार जीते हैं, उनको इंटरेस्ट लेने के बाद भी कांग्रेस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हारी है। मुझे लगता है वो अपने पार्टी की बात कहने के लिए जाए, ये उनका अधिकार है। मुझे लगता है वो उनका अधिकार का काम वो करें, हमारा काम हम करेंगे, और जनता की अदालत में जिसका फैसला होगा उसका होगा। नितिन जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, और एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे केंद्र की राजनीति की, क्योंकि अक्सर हमने ये बात भी सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वीक अपोजिशन है यहाँ केंद्र में, और इसी की वजह से इसी का लाभ मिल रहा है यूपीए की सरकार को। क्या वाकई में विपक्ष कमजोर है? ये हम पूछेंगे नितिन जी से ब्रेक के बाद। Take a journey to the Pearl of the Orient for more serious cricket. The Micromax Cup Tri-Series between India, Sri Lanka and New Zealand. Live on 10 Sports and 10 Cricket. Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. अच्छा, मेरे माइक को ऑन करो थोड़ा सा, आवाज क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा हो गया। अब गाने भी दो यारों।
देगी मिर्च। MDH देगी मिर्च का तड़का अंग अंग तड़का। MDH की देगी मिर्च और MDH माउंटेन, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और नितिन गडकरी बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं। गडकरी जी, केंद्र की राजनीति पर हम पहले आए। बात हमारी इससे पहले हो रही थी कि सत्ता के लिए कहां हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एक और जो बड़ा आरोप लगता है वो ये है कि कर्नाटक में रेड्डी बंधु जो है, रेड्डी ब्रदर्स, उनको लेकर आप कोई टफ स्टैंड क्यों नहीं ले पाए, जबकि वहां के मुख्यमंत्री बार बार आके बोल चुके हैं कि भाई इनको आप हटाइए, इनके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। लेकिन उस पूरी जब तस्वीर निकल कर आई उसमें ऐसा लगा कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हेल्पलेस है। देखिए, मैं इस पक्ष में आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ। ये रेड्डी की कर्नाटक में कोई मायने नहीं है, इसका माइनिंग पूरा आंध्र प्रदेश में है या बॉर्डर पर आप मान लीजिए। नहीं, आंध्र प्रदेश की सीमा में है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में एक निर्णय दिया, उसमें उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। सीबीआई की उनके ऊपर इंक्वायरी चली, वो भी उसके अगेंस्ट कुछ कह नहीं रहे। मुझे बताइए कि आखिर किसी पर कार्रवाई करने होगी तो कुछ तो एविडेंस लगेगा। केवल हाउस में किसी नेताओं ने कह दिया इसके आधार पर तो नहीं कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो संतोष हेगड़े जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति है, वो लोकायुक्त के रूप में सब बातों की इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं, इस्तीफा वापस लिया। मैं खुद उनके घर पर गया था और मैंने उनको कहा कि आप बिल्कुल इंक्वायरी करिए, सबकी इंक्वायरी करिए। और वो तो आइकॉन बने करप्शन के विरोध में, इतनी उनकी अच्छी प्रतिमा है। और वो अगर निर्णय करते हैं और कुछ कहते हैं किसी के बारे में तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। उनका रिपोर्ट आने तक भी कोई रोकने के लिए तैयार नहीं। अब जब संतोष हेगड़े जैसे व्यक्ति इंक्वायरी कर रहे हैं, ऐसे समय सीबीआई की इंक्वायरी क्या करना? सीबीआई तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। नहीं, अभी आप बोल रहे थे सीबीआई की बात। अब अमित शाह में भी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, लेकिन उसको आप नहीं मानते। सीबीआई क्या हो? तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से चलने वाला ऑफिस है, ये कोई मतलब है सीबीआई का? मुझे बताइए, क्या हुआ मायावती जी के केस में, क्या हुआ मुलायम सिंह जी के केस में, क्या हुआ लालू प्रसाद यादव के केस में, क्या हुआ सतीश शर्मा के केस में? हजारों केसेस ऐसी है जिसमें सीबीआई की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। सोहराबुद्दीन का जो मामला है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है सब कुछ। देखिए, सोहराबुद्दीन ये देशभक्त नहीं था, सोहराबुद्दीन आतंकवादी था। उसके ऊपर टाडा की 2 केसेस और टोटल 22 गुने उसके खिलाफ रजिस्टर है। और एक राज्य में नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, 4 राज्यों में उसके खिलाफ गुने हैं। वो दाऊद से संबंधित है। फेक इनकाउंटर करके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 1000 केसेस है। गुजरात की उसमें 19 केसेस है। लेकिन गुजरात का गृह राज्य मंत्री उसमें शामिल था। कौन कहता है शामिल है? जिसको 13 साल की सजा हुई, उस गुनेगार से बयान लेकर, जिस सरकार ने, जिस गृह मंत्री ने जिसको सजा की, उसका बयान लेकर उसको फिर से अरेस्ट करना, ये क्या चल रहा है? अच्छा, एक बात सीबीआई क्यों आई? आंध्र प्रदेश के पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व थे और इसलिए 2 स्टेट में मामला होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का ऑर्डर दिया। सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के पुलिसों की इंक्वायरी क्यों नहीं की? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और झूठे एविडेंस के आधार पर एक प्रकार से, इस प्रकार से एक अच्छे लोगों को फंसाने की साजिश है। ये बीजेपी के गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र है और इसको समय के साथ इनसे सब बातें आगे आएगी, सच सामने आएगा और सच लोगों के सामने आकर लोगों को पता चलेगा। अमित शाह की लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे और जो राजनीतिक सीबीआई के खिलाफ की लड़ाई है वो जनता की रास्ते पर लड़ेंगे। हमें उसकी चिंता नहीं है। पार्लियामेंट में भी इसके बारे में हम जरूर आवाज उठाएंगे। पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपका राजनीति में किसी के साथ अगर नहीं जमता या आपका वो राजनीतिक विरोधी है और इसलिए सीबीआई का इस्तेमाल करके उसको जिस प्रकार से नामोरम करना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जी, अब हम आते हैं अपने आखिरी मुद्दे पर और वो मुद्दा ये है कि लोग ऐसा मानते हैं कि यूपीए की सरकार इसलिए मजबूती से चल रही है क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व कमजोर है, क्योंकि बीजेपी में वो दम नहीं रहा। तो आश्चर्य लग रहा है मुझे। पहली बार देश के इतिहास में
पार्लियामेंट के बाहर। भारत बंद यशस्वी हुआ, पब्लिक एजिटेशन हुए, सरकार महंगाई के विषय पर सरकार नॉन प्लस हो गई, प्रधानमंत्री तक जवाब नहीं दे सकते, सरकार अड़चन में है, घेरी गई है, और पार्लियामेंट के अंदर सभी पार्टियां मिलकर सरकार 8 दिन सरकार की कैसे फजीती हुई है। लेकिन आप वोटिंग नहीं करा सके। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वोटिंग करने की मांग तो हमने 8 दिन के लिए संसद बंद रखी कि अगर यूपीए बहुमत में और मेजोरिटी में है तो वोटिंग को डरती क्यों है। एक चीज का और आप मुझे जवाब दीजिए। देखिए, आपके जितने पार्टनर्स जो रहे हैं, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और अब नीतीश कुमार, सबको बीजेपी से इतनी एलर्जी क्यों है? और देखिए, या तो वो भाग गए छोड़ के, और या फिर ऐसे उस पर है कि जहां वो आपको टच करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। देखिए, मैं आपको एक बात, कोई भागता नहीं। नीतीश कुमार जी की तो हमारी अलायंस पक्की है, और 2014 में अगर 175 के ऊपर अगर हमको सीट मिल गई तो फिर से सब पार्टनर हमारे साथ आ जाएंगे। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं 2014 में आप जो कह रहे हैं वो होगा, और नहीं होगा तो हम फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका आभारी हूं।